नमस्कार। तू मैं एक रक्त इस वनवासी कल्याण आश्रम के फेसबुक कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर अभी तक हमने कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त की। आज भी एक ऐसा ही नवीनतम विषय आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। इस हेतु हमारे बीच में है डॉक्टर राधिका लड्ढा। राधिका जी उदयपुर से है। उन्होंने साहित्य में डॉक्टरेट किया है। वनवासी कल्याण आश्रम के भी बहुत वर्षों से कार्यरत है। प्रांत की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने काम किया है। महिला सशक्तिकरण के लिए भी वे कई वर्षों से कार्यरत है। कुछ ही समय पूर्व राजस्थान में चल रहे कौशल विकास केंद्र के संदर्भ में जब बातचीत चली तो आप सभी ने राधिका जी से वहां पे चलने वाले कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आज भी एक ऐसा ही विषय वे प्रस्तुत करने जा रही है। साधारणतः अपने कार्यकर्ता कार्य से जुड़े सारे विषयों के लिए भागदौड़ करते रहते हैं। आवश्यक साधन संपन्नता जुटाना, व्यक्तियों को ढूंढना, कार्य में लगाना, निश्चित किया हुआ काम पूर्ण करने के लिए सभी प्रकार के प्रयास हम करते हैं। परंतु ऐसे सारे प्रकल्पात्मक कामों के लिए, संगठनात्मक कामों के लिए कार्यकर्ताओं का अध्ययनशील स्वभाव होना आवश्यक है। कोई भी काम पूर्ण करने से पहले जितने प्रकार के हम प्रयास करते हैं, उन प्रयासों का प्रारंभ होने से भी पहले और परिस्थिति का अध्ययन हमें होना चाहिए। इसके लिए एक स्वभाव बनाने की आवश्यकता रहती है। सर्वेक्षण करना, जानकारी इकट्ठा करना, उसमें से हमको जो चाहिए उस क्षेत्र की परिस्थिति का अध्ययन करना और उस पर से आवश्यक निर्णय करने की अपनी संगठन की स्थिति निर्माण करना, तभी चल के हम सही काम सही दिशा में ले जा सकते हैं। जनजाति समाज की स्थिति क्या है और आज के परिप्रेक्ष्य में कहेंगे तो विशेषतः जनजाति समाज के महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति क्या है, इसके संदर्भ में कुछ वर्षों पूर्व वनवासी कल्याण आश्रम के महिला कार्यकर्ताओं ने एक अध्ययन किया था, सर्वेक्षण किया था और उसी के संदर्भ में माननीय राधिका जी आज आप सभी के समक्ष अपना विषय प्रस्तुत करेगी। मैं मानता हूं कि अपने कार्य के लिए यह बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। सद्विचार की नींव हमारी शिव संकल्पित आज बने, ईश्वरीय है कार्य हमारा, निमित्त बन हम कार्य करे, निमित्त बन हम कार्य करे। हमें पता है मार्ग हमारा कंटकमय और दुर्गम है, दृढ़ विश्वास रहा है मन में, यही हमारा संबल है। चलते चलते लक्ष्य प्राप्त हित मार्ग क्रमण हम करते हैं, ईश्वरीय है कार्य हमारा, निमित्त बन हम कार्य करें। सत्ता पद की चकाचौंध में मार्ग कहीं हम ना छोड़े, साधन को ही साध्य मान कर ना भूले और ना भटके। ना हम थकते ना हम रुकते, मार्ग क्रमण हम करते हैं, ईश्वरीय है कार्य हमारा, निमित्त बन हम कार्य करें। धन्य हुआ है जीवन अपना,
मातृभूमि की सेवा में भारत ही है ईश्वर अपना, पूजा के हम दीप बने। राष्ट्र यज्ञ के साधक बनकर मार्गक्रमण हम करते हैं, ईश्वरीय है कार्य हमारा, निमित्त बन हम कार्य करें। सद्विचार की नींव हमारी, शिव संकल्पित आज बने, ईश्वरीय है कार्य हमारा, निमित्त बन हम कार्य करें, निमित्त बन हम कार्य करें। नमस्कार। आज की इस तू में एक रक्त वार्ता श्रृंखला कड़ी में आप सबका स्वागत है। पिछले दिनों स्त्री अध्ययन प्रबोधन केंद्र पुणे के बैनर तले एक देशव्यापी महिलाओं का अध्ययन किया गया। संघ के सभी संगठनों की बहनों ने इसमें काम किया। लगभग 72,000 बहनों के प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुए। आध्यात्मिक क्षेत्र की बहनें हो, वनांचल की बहनें हो, प्रबुद्ध महिला हो, शिक्षिका हो, डॉक्टर हो, मजदूर हो, ऐसी सभी श्रेणियों की बहनों के साक्षात्कार लिए गए। इसी के अंतर्गत अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा भी यह पहल की गई। विषय तय हुआ, भारत में जनजातीय महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति। 2011 की जनगणना के अनुसार 89.97% वनांचल में तथा 10.3% शहरों में निवास करते हैं। पूरे देश में लगभग 33% भूभाग वनांचल है तथा 35% जमीनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। उसके प्रहरी भी यह जनजाति समाज ही है। इस अध्ययन का सैंपल साइज 6,560 रहा, यानी कि 6,560 बहनों के 1-to-1 साक्षात्कार किए गए। 25 राज्यों के 131 जिलों की 376 जनजातियों के सर्वेक्षण हुए। इसके अलावा सामूहिक ग्राम चर्चा भी हुई और उसमें से निष्कर्ष निकाले गए। सर्वे हेतु ग्राम चयन का आधार कुछ इंटीरियर के गांव हो, कुछ नगर कस्बों के निकटवर्ती, ऊंचे पहाड़ों वाले, मैदानी क्षेत्र वाले, पानी की बहुतायत वाले या पानी की कमी वाले, खदान एरिया वाले, इंडस्ट्रियल प्रभाव वाले, ऐसे चयन किया गया। महिला चयन में 18 वर्ष से ऊपर की हर उम्र की महिला, विवाहित, अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, अन्य कैटेगरी वाली, व्यावसायिक, प्रशासनिक, मजदूर, घरेलू, खेतीहर, नौकरी पेशा आदि सभी को इसमें सम्मिलित किया ताकि हमारे अध्ययन में पूर्णता आए और समाज की सभी एंगलों से उसकी जानकारी पुख्ता हो। ऐसे अध्ययन के उद्देश्य क्या है? तो लंबे समय से चल रहे कार्य के प्रभाव का मूल्यांकन करने का एक उद्देश्य रहता है। तो कभी किसी क्षेत्र विशेष में या इकाई विशेष में नवीन कार्य प्रारंभ करना हो तो उसकी पूर्ण ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सामने आए, इसलिए भी होता है। तो कभी पूर्व कार्यों का विश्लेषण कर नई कार्य दिशा तय करना, यह भी इसका उद्देश्य होता है। ऐसे निष्कर्ष प्राप्ति हेतु गहन अध्ययन, सर्वे, साक्षात्कार आदि आदि विधाएं काम में ली जाती हैं। इस प्रकार के अध्ययन को सामान्यतः वर्णनात्मक अध्ययन कहते हैं।
समस्या के लक्षण को जानना और निदान तक पहुंचाना, यही इसका उद्देश्य रहता है। हमने तय किए थे ऑब्जेक्टिव्स 3। जनजाति महिलाओं की पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, उनके सांस्कृतिक जीवन मूल्यों के प्रति आस्था एवं बॉन्डिंग की जानकारी और निष्कर्षों के आधार पर उनके कल्याणार्थ एवं विकासार्थ योजना बनाई जा सके। इस प्रश्न पत्र में 90 प्रश्न थे, जिसके 2 भाग किए गए। प्रथम हिस्से में व्यक्तिगत जानकारी के साथ शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधी, आर्थिक स्थिति की जानकारी, दूसरे हिस्से में वैवाहिक, पारिवारिक एवं सामाजिक स्थिति संबंधी प्रश्न थे। महत्वपूर्ण यह था कि इसे संपन्न किया कल्याण आश्रम की पूर्णकालीन बहनों ने, अंशकालीन कार्यकर्ता बहनों ने, बिना किसी मानधन के। इस अध्ययन को सारगर्भित बनाने, साक्षात्कार देने वाली से पूरी सच्ची जानकारी प्राप्त करने, किन किन विधि निषेधों का पालन करना, इस हेतु से राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य, जिला स्तर पर 2-2 दिन के प्रशिक्षण वर्ग किए गए। डाटा कलेक्शन की अवधि थी दिसंबर 2017 से दिसंबर 2018 और सेकेंडरी डेटा भी इसमें लिए जाते हैं। तो उसमें सभी विभिन्न प्रकार की वेबसाइटों, किताबों, जर्नल्स, शोध पत्र एवं सरकार द्वारा समय समय पर प्रकाशित डेटा रिकॉर्ड्स को भी आवश्यकता अनुसार इसमें उपयोग किया गया। तो अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्षों पर। वैसे सभी उम्र की बहनों को सम्मिलित किया था, फिर भी अधिकतम 62% महिलाएं 21 से 40 वर्ष उम्र की रही। व्यक्तिगत जानकारी में 83.7% महिलाओं के पास आधार कार्ड है, लेकिन उत्तराखंड, हिमाचल एवं नॉर्थ ईस्ट में 42.91% बहनें आधार कार्ड से अभी भी वंचित है। इस पर हमें संज्ञान लेना होगा। वोटर कार्ड 81.4% के पास है, किंतु हिमाचल में केवल 44.30% महिलाओं के पास ही वोटर कार्ड है। इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत लगती है। केवल 13.6% महिलाओं के पास पैन कार्ड है, जो जनजाति महिलाओं की कमज़ोर आर्थिक स्थिति की ओर लक्ष्य करती हैं। इस अध्ययन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी। वैवाहिक स्थिति की जानकारी में पाया गया कि अधिकतम 84.9% महिलाएं विवाहित हैं और 6.1 अविवाहित, परंतु जो 9% महिलाएं विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा हैं, यह आंकड़ा हमको चौंकाने वाला है, चिंता कराने वाला है। इस पर अवश्य ही हमें संज्ञान लेकर इनके योगक्षेम हेतु व्यवस्था करनी चाहिए या उन्हें रोजगार से या कौशल विकास के कार्यक्रम से जोड़ना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से अधिकतम 94.33% महिलाओं ने अपने आप को हिंदू बताया तथा बाकी में बौद्ध, ईसाई या मुस्लिम है। यह अवश्य ही गौर करने की बात है, जिस बात को हम रोज कहते हैं कि जनजाति समाज हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। यह बात यहाँ पर भी निकल करके सामने आई। पारिवारिक स्थिति के अध्ययन से पता चला कि ट्राइबल्स में 53.6% परिवार संयुक्त परिवार हैं। कृषि प्रधान होने के कारण खेती की रखवाली या मजदूरी इसमें मुख्य फैक्टर है, जिसके चलते एकल परिवार का चलन भी है। शैक्षणिक सर्वे में पाया गया कि अभी भी 41.2% महिलाएं निरक्षर हैं। 6,560 में से पोस्ट ग्रेजुएशन यानी स्नातकोत्तर के बाद केवल 65 बहनों ने
कोई विशेष पढ़ाई कर रही हैं ऐसी बात बताई तथा 189 महिलाओं ने अपनी पढ़ाई विशेष ग्रेजुएशन के बाद अभी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। 38.19% महिलाओं ने अपनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति के चलते हाई स्कूल पूरी करके पढ़ाई को छोड़ दिया। शिक्षा को बीच में छोड़ने के कारणों में जो कारण सामने आए उसमें 29.40% में अर्ली मैरिज, 27.88% में कमज़ोर आर्थिक स्थिति, 17.21% में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसा निकल के आए। बाकी भी हैं परंतु उसमें ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़ कारण निकल के आए। इन सब परिस्थितियों को सरकार, सामाजिक संगठनों, संस्थाओं आदि सभी को संज्ञान में लेने की आवश्यकता लगती है। इन समस्याओं को दूर करने हेतु क्या क्या हमको करना चाहिए, आने वाले समय में कम से कम अगली पीढ़ियां तो साक्षर होकर निकले, इस समस्याओं से उभरे, इस हेतु हम सबको मिल करके काम करना होगा। आर्थिक स्थिति के अध्ययन से जो कुछ सामने आया, अभी भी केंद्र सरकार की जिद्दोजहद के बाद भी केवल 76.7% महिलाओं के बैंक में खाते हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन पर पूछने पर निकला ओनली 10% महिलाओं ने सरकारी कौशल विकास प्रोग्राम के तहत टेलरिंग, फैशन डिज़ाइन या एम्ब्रॉयडरी का प्रशिक्षण लिया। 2.61% ने, केवल 2.61% ने कंप्यूटर ट्रेनिंग तथा केवल 1% महिलाओं ने आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, टीचर्स ट्रेनिंग, स्वास्थ्यकर्मी ट्रेनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, बांस कला, बीड़ी बनाना इत्यादि में प्रशिक्षण लिया हुआ है। जब पूछा गया कि उन्होंने कौन कौन से काम करने उनको अच्छे लगते हैं तो सर्वाधिक आप सबको अच्छा लगेगा 22.69% महिलाओं ने पढ़ने लिखने में अपनी रुचि दिखाई। 20% ने नाचने गाने में अपनी रुचि दिखाई तथा केवल 2.06% ने कृषि, बागवानी या पशुपालन में अपनी रुचि दिखाई, जबकि उनको खेत में काम करने की अनिवार्यता है। हम कह सकते हैं कि यह उनके जीवन का हिस्सा है। जिसके अगले प्रश्न के उत्तर में सामने आया कि अभी 89.63% बहनों को खेत में काम तो करना ही पड़ता है, जो उनका शौक नहीं, मजबूरी है। दूसरा अहम पॉइंट निकल करके जो आया, कुकिंग, सिलाई आदि में केवल 1.75% महिलाओं ने अपनी रुचि दिखाई, जबकि 43.05% ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह उनकी उदासीनता दिखाती है कि ठीक है, जिंदगी चल रही है। तो वनवासी समाज की यह स्थिति सामने आई। रोजगार संबंधी प्रश्न के जब सामने आए तो 54.63% महिलाएं संगठित या असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं और इनमें से यह भी कि 3 में से 1 अनस्किल्ड लेबर के रूप में काम करती हैं। तो ज़रूरत है इन्हें सरकार के स्किल इंडिया प्रोग्राम से जोड़ने की, ऐसा लगता है। एक और ख़ास बात, 73.63% एम्प्लॉयड को आज भी कैश वेजेस मिलते हैं, आप सब वैसे भी जानते हैं, जिसमें बिचौलियों की भूमिका बनी हुई है, जो शोषण का मुख्य कारण भी बनता है। इन वर्कर्स को 7 से 8 घंटे काम
करना पड़ता है ये, किंतु कार्यस्थलों पर वॉशरूम, कैंटीन या क्रेच ऐसी कोई फैसिलिटी अधिकतम समय पर नहीं मिलती है। यहाँ सामाजिक संगठनों के इंटरवेंशन की आवश्यकता लगती है कि किस प्रकार ये स्थितियाँ ठीक हो। मानवीयता का अगर पक्ष भी उभर कर आता है कि संबंधित एजेंसीज के सम्मुख ये सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बाध्यता होनी चाहिए। यह भी सामने आया कि 54.4% महिलाएं एम्प्लॉयड या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, फिर भी 44.4% अनएम्प्लॉयड हैं। हो सकता है वे खेती आदि में संलग्न हो, फिर भी आर्थिक रूप से कमज़ोर स्थिति के चलते ज़्यादा रोजगार बढ़ाने की आवश्यकता लगती है। स्वयं सहायता समूहों के नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर समूहों में कन्वर्ट करके विविध प्रकार के घरेलू उत्पाद बढ़ा सकते हैं और उनकी एनर्जी को, उनकी पोटेंशियल एनर्जी को हम प्रोडक्टिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए प्रशिक्षणों का यानी कि नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ का आधार आर्थिक स्थिति तो ही है, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस होगा तो बाकी सब स्थितियाँ अपने आप ठीक हो जाएंगी। स्वास्थ्य का जब अध्ययन किया गया तो गहन अध्ययन से पता चला कि 55.60% महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं है। फिर भी बीमारियों की जानकारी ली तो सबसे ज़्यादा 24.60% महिलाएं आर्थराइटिस की शिकायत करती हैं, यानी कि 1/4 महिलाएं उसमें से बीमार जो हैं उसमें से आर्थराइटिस की शिकायत करती हैं। दूसरे नंबर पर 7.76% महिलाएं माहवारी की समस्याओं से पीड़ित पाई गई। बाकी बीमारियां नगण्य जैसी हैं, जबकि संतुलित आहार लेने वाली केवल 37.4% ही है। यह स्थिति हम सबको अच्छी लगनी चाहिए कि शहरी महिलाओं की अपेक्षा बहुत अच्छी, यानी कि 55.60% महिलाएं एकदम पूर्ण स्वस्थ हैं और बाकी भी कोई बीमारी नहीं है। तो इसका मुख्य कारण शुद्ध वातावरण और प्रकृति की गोद में रहना हम कह सकते हैं। फिर भी अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं के चलते परेशानियां तो बहुत हैं, जिसमें सामाजिक संगठनों की भूमिका भी सरकार के साथ साथ बढ़नी चाहिए, ऐसा लगता है। एक प्रश्नोत्तरी खुशहाली एवं प्रसन्नता मूल्यांकन की भी थी, जिसके परिणामों में सामने आया कि आधी से ज़्यादा 47.61% महिलाएं उच्च स्तरीय एवं 15.30% सर्वोच्च स्तरीय प्रसन्नता दर्शाती है, यानी 63.66% महिलाएं सामान्यतः खूब प्रसन्न एवं खुशहाल रहती हैं तथा 24.94% सामान्य स्थिति की खुशहाली दर्शाती हैं। केवल 5.03% महिलाओं ने अपने आप को मायूस, दुखी या अति दुखी बताया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य उभर करके आया कि पग पग पर समस्याओं से जूझते रहने के बावजूद, आर्थिक परिस्थितियां अति कमज़ोर होने के बावजूद भारत की जनजाति महिलाएं स्वभाव से प्रसन्न चित्त हैं। इसके अन्य कारणों में उनकी भगवान और धर्म के प्रति आस्था, उनके सामाजिक समरसता का ताना बाना, सांस्कृतिक मूल्य भी हम कह सकते हैं। त्यौहार मनाना, गीत भजन गाते रहना, सब मिलकर नृत्य संगीत में मस्त रहना और सबसे महत्वपूर्ण उनकी संतोष वृत्ति है। जितना मिला उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना, यह संतोषमय जीवन उनका रहा है। इसी का यह परिणाम है। पारिवारिक एवं सामाजिक जानकारियों में सामने आया कि केवल
25.91% महिलाओं ने बताया कि विवाह में या पति चयन में उनकी भी सहमति ली गई। ओनली 25.91%। यह सोचने का विषय तो है। 89.10% महिलाओं को पारिवारिक निर्णय प्रक्रिया में उन्हें शामिल किया जाता है। यह बहुत अच्छी स्थिति कह सकते हैं। जनजाति समाज में महिला और पुरुष में या बेटा बेटी में फर्क सामान्यतः नहीं किया जाता है। बड़ी बात यह भी निकल कर के आई कि 51.88% महिलाओं ने उनके विवाह में कोई दहेज का लेन देन नहीं किया गया। परंतु कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए कि केवल 58.38% महिलाएं अपने पति और बच्चों के साथ रहती हैं और 79.19% महिलाएं अपने पतियों के साथ रहती हैं, और उसमें से भी 29.88% महिलाओं के बच्चे उनसे अलग पति के साथ रहते हैं, जिसका उनको बहुत दुख है। यहाँ पर जनजाति समाज के सेवारत प्रमुखों, कार्यकर्ताओं गहनता से चिंतन करके इस चिंताजनक स्थितियों को ठीक करने की दिशा में सक्रिय हो सकते हैं, होना चाहिए। और यह समाज की अपनी चिंता है तो समाज वालों को ही इसको ठीक करना चाहिए। 67.70% महिलाएं राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा आदि भगवान को मानती हैं। 11.78% अपने कुल देवता के प्रति श्रद्धा रखती हैं और 4.65%, ओनली 4.65% वो जो बहनें हैं वो गुरु को सर्वोपरि मानती हैं, और उसमें से भी तथा हम ये कह सकते हैं कि 2.84% ने अपने को प्रकृति पूजक बताया, और उसमें से केवल बहुत छोटा सा ऐसा तबका है जो यानी कि 1.34% महिलाओं ने अपनी श्रद्धा क्राइस्ट के प्रति तथा 1.28% ने पीर बाबा या अल्लाह के प्रति अपनी श्रद्धा को बताया, जिससे स्पष्ट होता है कि वनवासी समाज मूलतः हिंदू है और क्रिश्चियन तथा मुस्लिम धर्म में जाना ये कन्वर्जन की ओर संकेत करता है। जहाँ तक डायन और काला जादू की बात है, केवल 4.53% महिलाएं इनके बारे में मानती हैं या उन्होंने ऐसा होते देखा है। 7 से 8% महिलाएं दारू बनाने और बेचने के धंधे में हैं, किंतु अत्यधिक आर्थिक तंगी इसका मूल कारण निकल करके आया, उनकी ओर से बताया गया, जिस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। यह क्यों है? क्योंकि आर्थिक कमजोर स्थिति के कारण 89.9% महिलाओं को अपनी जाति पर गर्व है कि वो जनजाति समाज का अंग है। 58.89% महिलाएं अपने समाज के महापुरुषों के बारे में अब यहाँ पर चिंता करने की हमको ज़रूरत है कि 58.89% महिलाएं अपने महापुरुषों को नहीं जानती। यहाँ पर जागरूकता लाने की ज़रूरत है। गरीबी तो बड़ी समस्या है ही, जिसके कारण कई प्रकार की आर्थिक समस्याओं से उनको गुजरना पड़ता है। बच्चियों को बचपन से ही परिवार की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। माँ पिताजी के कार्य में हाथ बटाना, छोटे भाई बहनों को संभालना, और जब ये बच्चियां बड़ी हो जाती हैं तो रोजगार उपलब्ध करवाने के नाम पर अनेकों प्रकार के धंधों में इन्हें लगा दिया जाता है, जिसे हम देह व्यापार कह सकते हैं। सबसे दुखद है, कहीं कहीं यह भी सामने आया, सब जगह तो नहीं परंतु कहीं कहीं माता पिता या करीबी रिश्तेदारों द्वारा भी एक नहीं कई बार उन्हें बेचा जाता है, और यह प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसे हम भयावह कह सकते हैं, बहुत खतरनाक संकेत
हैं। सामूहिक चर्चा में धर्मांतरण की समस्या प्रमुखता से सामने आई। इसमें अंधश्रद्धा और रूढ़िगत प्रथाएं तथा परंपराएं भी कई जनजाति महिलाओं को धर्मांतरण के लिए मजबूर करती हैं। जैसे केरल के कुछ गांवों की जनजातियों में एक विशेष प्रथा है, जब भी कोई महिला मासिक धर्म में आती है उसे घर से निकाल दिया जाता है। और कहाँ जाना है उसको? जंगल में ऐसी महिलाओं के लिए अलग से झोंपड़ी बनाई जाती है, वहीं उसमें बाल बच्चों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर वहीं उस समय की अवधि तक वहीं रहना है। और ऐसे में कई बार वो जंगली जानवरों के शिकार भी हो जाती हैं और मानसिक तनाव तो बढ़ता ही है, आप सब समझ सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ऐसे में ईसाइयों ने उन्हें, ये केरल की एक घटना है कि कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर ईसाइयों ने इन्हें बताया कि माला डी गोली अगर रेगुलर ली जाए तो इस महामारी की समस्या से निजात पाई जा सकती है। तो सभी ने लेना शुरू किया और धीरे धीरे 10 साल बाद ध्यान में आया कि उस गांव में एक भी बच्चा नहीं पैदा हुआ, कोई बच्चे की किलकारी सुनाई नहीं देती, सब के सब बांझ महिलाएं हो गई। आरोग्य विभाग केरल के उसने अनेक प्रकार के प्रशिक्षण किए और लंबे समय के बाद यह राज खुल कर के आया कि ये माला डी का प्रभाव है। और अभी भी इस समस्या के समाधान की कोशिशें अभी जारी हैं। तमिलनाडु में नीलगिरी जिला में कोटा जनजाति निवास करती है। इसमें महिलाओं को मासिक धर्म के समय गांव के किनारे विशेष रूप से बनाए गए झोंपड़े में बिना ब्लाउज और एक सफ़ेद कपड़े को लपेट कर रहना पड़ता है। इस घर को, ऐसे घर को गोटुल कहा जाता है। कोई रंगीन कपड़ा वो नहीं पहन सकती। और इसी के कारण आज की जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो इससे निजात पाने के लिए ईसाईयत में धर्मांतरण कर जाती हैं। तमिलनाडु में ही महिलाओं को कई मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता, इसके कारण भी वो धर्मांतरित होती हैं। और कभी कभी ऐसा भी है कि पति हिंदू है और महिला ईसाई बन गई है। नॉर्थ ईस्ट में शादी में मिथुन देना पड़ता है और वो मिथुन 1-2 लाख 2.5 लाख तक का आता है। तो उससे निजात पाने के लिए ईसाइयों ने लालच दिया कि अगर तुम ईसाई बन जाते हो तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। वो भी एक प्रमुख कारण निकल कर के आया। स्वास्थ्य की दृष्टि से सामूहिक चर्चा में जो निकल कर के आया, जो मुख्य एक बीमारी निकल के आई वो है सिलिकोसिस। और सिलिकोसिस में एक राजस्थान का एक गांव, तो उसको मृत्यु का गांव कहा जाता है, जहाँ पर सब पुरुष उसमें मार्बल के उसमें काम करते करते सब बहुत जल्दी 50 की उम्र क्रॉस करना भी उनके लिए मुश्किल होता है। ओडिशा में रेटिना संबंधी प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा सामने आई। केरल, बस्तर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला आदि में सिकल सेल एनीमिया नामक बीमारी का प्रकोप है, जिसके लिए भी सरकार एवं अन्य समाज चिंतकों को गंभीरता से काम करने की आवश्यकता लगती है। पश्चिम बंगाल में बकुरा जिले में शबर जनजाति को क्रिमिनल ट्राइब माना जाता है। जब कहीं भी कभी भी कोई चोरी, हत्या आदि वारदात हो जाती है तो सबसे पहले पुलिस इन्हीं को पकड़ती है। आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने के कारण लड़कियों को बेचने की परंपरा ही वहाँ पर बन गई है। पुरुलिया जिला बंगाल के वीरभूमि इलाके, जहाँ पर माइंस के कारण टीबी का प्रकोप है, और पुरुलिया जिले में सुंदरवन में 24 परगना क्षेत्र में जो टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है उसके कारण लोग जब मधु कलेक्शन करने या अन्य वनोपज लेने जाते हैं तो वहाँ पर बहुत बार बाघ और जंगली जानवर उनको खा जाते हैं। कई स्थानों पर महिलाएं
नदी तालाबों में मछलियाँ पकड़ने पूरे पूरे दिन खड़ी रहती हैं, तो वो कभी मगरमच्छ खा जाते हैं या उनके पाँव सड़ जाते हैं। ऐसी सब समस्याएं निकल करके आई। दारू, बाल मजदूरी, पॉलीगेमी, बच्चों और लड़कियों के अपहरण, विक्रय, हाईवे पर वेश्यावृत्ति आदि कई प्रकार की बीमारियां, समस्याएं तो है ही। इन सब समस्याओं की मूल जड़ गरीबी और अज्ञान है। हम सबको मिलकर इस पर काम करने की आवश्यकता है। अंत में हमने सरकार के साथ मिलकर के हमने जो कुछ दिया उसके बारे में भी हमने बहुत जगह जा कर के इसमें से जो कुछ निष्कर्ष निकले उसमें से क्या रिकमेंडेशंस हो सकते हैं वो हमने किया। तो राष्ट्रीय जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, केंद्रीय जनजाति मंत्री आदि से मिल कर के हमने रिकमेंडेशंस दी। उसमें से एक, जनजाति महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सरकार अल्टरनेटिव एजुकेशन बोर्ड अथवा नेशनल ट्राइबल एजुकेशन बोर्ड का गठन करे, जिसमें मैट्रिक तथा स्थानीय जरूरतों या कौशल विकास योजनाओं पर विशेष जोर दिया जाए। इस बोर्ड का प्रारूप ओपन स्कूल जैसा होना चाहिए, ताकि जिनकी शिक्षा अन्य कारणों से बीच में छूट गई है वो जनजाति महिलाएं उनकी शिक्षा पूरी भी कर सकें। जनजाति क्षेत्र में ऑर्गेनिक और वैज्ञानिक कृषि करने हेतु प्रशिक्षण, सर्टिफिकेशन वगैरह सरकार द्वारा किया जाए तथा ऑर्गेनिक उत्पादों का MSP तय हो और उपज को सरकार द्वारा खरीदा जाए। हमें खुशी है कि केंद्र सरकार ने ऐसी ही एक योजना, वन धन योजना लागू की है। अगला रिकमेंडेशंस जो था वो जनजाति क्षेत्र के ग्राम ग्राम में या 5-7 गांवों को एक संकुल बना करके ऐसी ग्राम सेविका, एक ग्राम सेविका की नियुक्ति की जाए, जो वहाँ के निवासियों के सामने सरकार द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं तो उनकी जानकारी करवाए, प्लस वहाँ पर लागू करवाएं। वहाँ जो समस्या है उसको भी वो उसमें जो बाधाएं आती है उसको दूर करने में सहायक बने। आपके और भी सुझाव हो सकते हैं तथा इस अध्ययन संबंधी कुछ प्रश्न, शंकाएं, सुझाव कुछ भी हो सकते हैं। आप श्रीमान प्रमोद जी जो हमारे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं उनके माध्यम से पूछ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आप और जो कुछ भी हैं आप अगर इसमें सुझाव देंगे वो सब हम मानेंगे। नमस्कार, जय श्री राम।